हेलो दोस्तों, इंस्टा पर की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इसमें बताया गया है कि किस तरह से नक्श और मेम्बू अंकल के बीच झगड़ा शुरू होता है और फिर क्यों मेम्बू अंकल इरफान भाई को अपने लड़ाई के बीच में बुलाते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें इस वीडियो के बारे में कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कुत्ते कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। जैसे ही मेम्बू अंकल के मुंह से शोले फिल्म का पुराना डायलॉग बाहर आया, वैसे ही नक्श ने उनकी रिस्ट को हल्का करते हुए ट्विस्ट किया। सभी के कानों में सबसे पहले एक क्रिस्प साउंड सुनाई दी और उसके बाद मानो जैसे मेम्बू अंकल को किसी ने चपाट लगा दी हो। उसके बाद मानो नक्श ने मुर्गे को हलाल कर दिया। मुझसे बहुत नफरत है ना, तुम मुझसे बहुत घिन आती है। जब मेरा हाथ लगेगा ना तब बदबू आएगी। ये बोलते हुए नक्श ने मेम्बू अंकल की छाती पर एक जोरदार मुक्का जड़ा और मेम्बू अंकल हवा में उड़ते हुए कुछ मीटर दूर जाकर गिरे। ये क्या, ये कैसे हुआ? इसके जैसा यूजलेस इंसान ये सब कैसे कर सकता है? इस पतलू में तो इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई अचानक? इसका डर कहाँ गया? जावेरी खानदान के लोग धीमी आवाज में फिर से डिस्कशन कर रहे थे और वही दूसरी तरफ मेम्बू अंकल दर्द से छटपटाते हुए जमीन पर पड़े हुए थे। उन्होंने महसूस किया कि उनकी हड्डी पसली एक हो गई है। दर्द के मारे वो बस चिल्लाते जा रहे थे। उसी समय अचानक से नक्श की सांस चित्रा उसकी तरफ बढ़ी और नक्श के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। अचानक से हुए इस हमले को नक्श संभल भी नहीं पाया और लड़खड़ाते हुए उसके 2 कदम पीछे की तरफ बढ़े। तुम अपने आप को समझते क्या हो? आज कल्याणी देवी का जन्मदिन है, खुशी वाला दिन है और तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम आज के दिन यहाँ तमाशा कर रहे हो। चित्रा ने नक्श की हथेली को रगड़ा और कड़ी फटकार लगाते हुए बोली, तू एक यूजलेस इंसान है और हमेशा से रहेगा। मैं तुम्हें बिल्कुल भी सबक नहीं सिखाऊंगी क्योंकि तुम एक इंसान नहीं हो, तुम तो बहुत बड़ी यूजलेस हो। तुम्हें दिखाई ही नहीं दे रहा है कि ये जगह शरीफों की है। तुम जैसे यहाँ खड़े होने के लिए अपने आप को क्वालिफाइड समझते हो। जल्दी से जाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। चित्रा ने नक्श की ओर घूरते हुए कड़क अंदाज में कहा, तू यहाँ से जाना चाहता है, लेकिन तेरे लिए यहाँ से जाना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। बहुत से लोगों की मदद से मेम्बू अंकल धीरे से जमीन से उठे और बोले, साले कमीने, तू भाग कहाँ रहा है और तुम्हें यहाँ से जाने के लिए किसने कहा? आज अगर मैंने तेरा खून नहीं पिया ना तो मेरा नाम भी नवीन जावेरी नहीं। ये बोलते हुए मेम्बू अंकल ने अपना फ़ोन बाहर निकाला और एक नंबर डालते हुए जब सभी लोग नक्श को देख रहे थे, वही नक्श का ध्यान मेम्बू अंकल की बातों पर बिल्कुल भी नहीं था। अपनी जगह पर खड़े रहकर वो तो सिर्फ चित्रा को देख रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन जब चित्रा ने देखा कि नक्श लगातार उसे ही देख रहा है तो उसे बहुत डर लगने लगा था। अनिका और मेरी शादी को 2 साल हो गई हैं। भले ही आपको मेरी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन बीच में फैमिली लव तो हो ही सकता है। नक्श के चेहरे पर यह बोलते हुए एक ठंडी मुस्कान आ गई थी। ये देखने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे नक्श बिल्कुल भी पूरी तरह से बदल गया है, क्योंकि मैं अब दूसरे लोगों से कम्पीट नहीं हो सकता हूँ। इसलिए अनिका और आपने मुझे हमेशा से नीचा दिखाया है। मैं आपके इस थप्पड़ को हमेशा याद रखूँगा। ये बोलते हुए नक्श ने अपने दोनों हाथों की मुट्ठी को बीच लिया था और कहा, मैं अभी यहाँ से, इस जावेरी खानदान से अब मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं आज आपकी बात मान के यहाँ से जा रहा हूँ। जिस कुत्ते को आपने 2 साल तक पाला वो जा रहा है, लेकिन इस बार सुनकर नहीं, काट कर जा रहा है। और अगर तुम चाहते हो कि मैं वापस आ जाऊँ तो तुम्हारे परिवार में कल्याणी देवी को मेरे पैरों में गिरकर माफ़ी मांगनी होगी, अपनी नाक रगड़नी होगी। ये बोलने के बाद नक्श बिल्कुल भी पूरी तरह से वहाँ से जाने के लिए तैयार था। अनिका की नज़रें नक्श पर टिकी हुई थी। नक्श के ऐसे बर्ताव को देखकर अनिका ने महसूस किया कि वो अब पूरी तरह से बदल गया है, बिल्कुल एक अजनबी की तरह। वहीं दूसरी तरफ नक्श की बात सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग एकदम शॉक्ड रह गए थे। किसी ने भी नहीं सोचा था कि नक्श जैसा कचरा अपने मुंह से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भी करेगा। रुको, जाने मत दो उसे। मेम्बू अंकल ने नक्श की तरफ उंगली उठाई और चिल्लाते हुए कहा। हालांकि मेम्बू अंकल के आदेश का पालन किसी ने नहीं किया, कोई भी अपनी जगह से हिला तक नहीं। जावेरी खानदान में कौन नहीं चाहता था कि वो कचरा यहाँ से नहीं जाए। नक्श ने तो ये तक कह दिया था कि अगर उसे वापस बुलाना हो तो कल्याणी को उसके पैरों में गिरना होगा।
इस बात पर तो नक्श को बहुत मार पड़नी चाहिए, लेकिन कोई हिम्मत ही नहीं कर रहा था। जब मेम्बू अंकल की बात किसी ने नहीं सुनी तो मेम्बू अंकल खुद नक्श की तरफ भागे और उसका कॉलर पकड़ते हुए बोले, तुम्हें यहाँ से जाने के लिए किसने कहा? क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता है कि मैंने क्या कहा? जैसे ही मेम्बू अंकल ने अपनी बात खत्म की, बाहर देखा कि उनके जावेरी मैंसन के हॉल में 10 से 11 गाड़ी फॉर्च्यूनर और ब्लैक कलर की गाड़ी खड़ी हुई थी और आज की ये पार्टी ओपन बैंक्वेट में हो रही थी, इसलिए सभी इस फिल्मी अंदाज को आसानी से अपनी आंखों में कैद कर सकते थे। देखते ही देखते 30 से ज़्यादा लोग उन गाड़ियों से बाहर आए, जिनके हाथों में स्टिक्स और चाकू थे। इरफान भाई, फाइनली आप आ ही गए। मेम्बू अंकल उस ग्रुप की लीडर की तरफ बढ़े और पूरी रिस्पेक्ट दिखाते हुए बोले। उस आदमी ने अपना सिर हिलाया और चाकू को हवा में लहराते हुए बोला, नवीन, क्या मसला है? कौन सी गंदगी साफ करनी है? इरफान भाई, यही तो है वो कचरा। मेम्बू अंकल ने तुरंत ही नक्श की ओर पॉइंट आउट करते हुए बोला। इरफान भाई सूरत के जाने माने गुंडे थे और पूरे सूरत में उनका नाम भी था। जी हाँ, गलत काम से। वैसे तो जावेरी खानदान में भी कोई दूध का दूल्हा नहीं था। ज़्यादातर सभी इरफान भाई को जानते थे, सिर्फ नाम से देख पहली बार रहे थे और उन्हें देखने के बाद सभी के होश भी उड़ गए थे। क्या ये इरफान भाई हैं? ये तो नक्श को पूरी तरह से हिला डालेंगे। मैंने सुना ये काट डालते हैं। नवीन मामू का जवाब नहीं, क्या बात है, उन्होंने इरफान भाई को बुला लिया। मेम्बू अंकल के भांजे को ये सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। अचानक ऐसा सीन आशिकाने से कातिलाना हो गया था। नक्श, भागो भागो यहाँ से। अनिका ने देखा कि मेम्बू अंकल नक्श को मजा चखाने के लिए इरफान भाई को बुलाया है तो तुरंत ही वो शॉक्ड रह गई थी और नक्श को भगाने का याद दिलाने लगी। अनिका ने इरफान भाई का नाम तो पहले ही सुन रखा था और उसे सोचने लगी, उनके हाथों में अगर नक्श लग गया ना तो नक्श का तो जल कल्याण हो जाएगा। मार मार कर भरता बना दिया जाएगा नक्श का, शायद वो बचेगा ही नहीं। जब अनिका ने देखा कि नक्श अपनी जगह से नहीं उठ रहा है तो वो तुरंत ही अपनी जगह से उठी और नक्श को वहां से ले जाना चाहती थी, लेकिन बिहान ने जल्दी से अनिका को रोकते हुए कहा, अनिका, ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो? सामने इरफान भाई हैं, वो मेल फीमेल कुछ भी नहीं देखते, उनका तो बस सिर्फ चाकू चलता है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो इरफान भाई को प्रोवोक करे। इरफान भाई वाकई में बहुत ही रूथलेस इंसान थे। इरफान भाई को सिगरेट बहुत पसंद थी और जैसे ही सिगरेट की आखिरी कश उन्होंने लिया, उस सिगरेट को फेंकते हुए अपने तानाशाही दिखाते हुए बोले, कौन अंधा है जिसे दिखाई नहीं दिया कि नवीन मेरा भाई है? क्यों अपनी मौत को बुलावा दिया है? अब हो जाएंगे उसके छोटे 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 टुकड़े। जब इरफान भाई के मुंह से मेम्बू अंकल के लिए ये शब्द निकले तो इन शब्दों को सुना तो वो प्राउडली फील कर नक्श के सामने जाकर खड़े हो गए थे और नक्श को ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि देख बेटा, कौन बड़ा है, तू या मैं। उनकी बातों को सुनकर आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी, जैसे मानो उन्हें पूरा भरोसा था कि आज तो उनके नाम का परचम लहरा ही जाएगा। उस समय मेम्बू अंकल इरफान भाई को कॉल किया ही था कि जब चित्रा और नक्श के बीच हीटेड आर्गुमेंट्स हो रहे थे। और ये देखिए, उनके एक कॉल पर इरफान भाई ने 30 लोगों के साथ नक्श को मारने पहुंच गए। वैसे 30 लोगों को लाने की जरूरत क्या थी इस पतलू के लिए? ये बात तो किसी को भी समझ नहीं आ रही थी। 2-4 लोग भी लाते तो वो भी काफ़ी होते, लेकिन शायद मेम्बू अंकल ने इस बात को बढ़ा चढ़ाकर बोला होगा और ये सब करने में तो उन्हें बहुत मज़ा आता ही है। सभी लोग नक्श की ओर देख रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि आज तो उसकी अर्धी यहीं से उठेगी, लेकिन कोई भी ये नहीं जानता था कि जावेरी खानदान का सबसे लाडला इंसान नवीन जावेरी सूरत के गुंडे को कैसे जानता है। अब जावेरी खानदान को अपनी इमेज की परवाह नहीं थी। जब मेम्बू अंकल कॉलेज में थे तब किसी काम से उनकी मुलाकात इरफान भाई से हुई और उसी तरह से मेम्बू अंकल को कुत्ते की तरह धोया था। उस दिन के बाद से मेम्बू अंकल ने इरफान भाई के मामले में कभी भी पंगा नहीं लिया, बल्कि हमेशा से उनसे दोस्ती करने की कोशिश की। दोस्ती होने के बाद से मेम्बू अंकल के सारे मामले इरफान भाई हैंडल करते थे और मेम्बू अंकल उन्हें इस काम का अच्छा खासा पैसा भी देते थे। अब भी मेम्बू अंकल को इरफान भाई से रिलेटेड कोई भी काम होता है तो वो उन्हें काफ़ी पैसे देते हैं। आज भी दिया होगा शायद, या फिर देंगे, क्योंकि इरफान भाई सूरत शहर के सबसे बिग शॉट है और वो बिना पैसों के तो हिलते तक नहीं है।
सूरत शहर में इरफान भाई को कंपटीशन देने के लिए अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ था और उन्होंने अपने गैंग में इतने लोगों को शामिल कर लिया था कि दूसरा इरफान भाई खड़ा नहीं हो सकता था। इसलिए उन्हें किसी से भी डर नहीं लगता था। उन्हें वन मैन आर्मी के नाम से भी जाना जाता था। जाओ नक्श, जल्दी से भाग जाओ यहाँ से। एक बार फिर से अनिका ने जोर से चिल्लाते हुए नक्श को याद दिलाया, लेकिन इससे पहले कि अनिका नक्श की तरफ बढ़ती, बिहान ने उसके हाथ को पकड़ा और उसे पीछे रोक लिया। इस समय इरफान भाई नक्श के बिल्कुल करीब आ चुके थे और बस अब तो सिर्फ अनिका की हालत भी पतली होने लगी थी। चित्रा के तो लूप मोशन शुरू हो गए थे। एक तरफ अनिका धीमी आवाज में नक्श को भगाने के लिए कह रही थी, तो वही दूसरी तरफ चित्रा वॉशरूम की तरफ भागी। लेकिन अब सीन थोड़ा गर्माता जा रहा था। तो तुम लोग हो जिसने मेरे भाई को मारा। इरफान भाई ने आग जलाई और अपने चेहरे को हटाते हुए कहा, क्या तुम्हें पता नहीं है कि वो मेरा दोस्त है? एक कुत्ता जिसे पूरी दिन सिर्फ भौंकना आता है, क्या उसे सबक सिखाना अच्छी बात नहीं है? कड़क अंदाज में नक्श ने कहा, बच्चे अभी तुम जवान हो, खून गर्म है, समझ आता है, लेकिन तुम्हें शायद पता नहीं है कि आज तक मुझसे इस तरह किसी ने बात नहीं की है। इरफान भाई ने अपना वो हाथ जिस पर चाकू था उसे नक्श के कंधे पर रखा और उसके कंधे पर 3 से 4 बार थपथपाते हुए बोले, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग आपको किस तरह से बात करते हैं, लेकिन अगर आप मुझसे इस तरह बात करोगी तो आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा। नक्श की नज़र एक बार भी उस चाकू पर नहीं गई जो इरफान भाई ने उसके कंधे पर रखा था। मैम्बो अंकल ये शब्द देखकर उन्हें बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि नक्श इरफान भाई को गुस्सा दिला रहा था और इरफान भाई का गुस्सा तो मैम्बो अंकल पहले ही देख चुके थे और नक्श का उन्हें आधा कटा हुआ शरीर दिखाई दे रहा था और ये सब सोचकर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। इरफान भाई को उनसे बेहतर कोई नहीं जानता था। इरफान भाई को किसी का डर भी नहीं था, पुलिस का भी नहीं, क्योंकि उनकी तरफ से पुलिस वालों को हफ्ता पहुंचाया जाता था। ऐसे में अगर अनिका को लग रहा है कि वो पुलिस को कॉल करना चाहिए और पुलिस अगर नक्श को बचाएगी, तो ये तो सब कुछ एक सपना ही है। यार लड़के, तुझ में तो कसम से बहुत अरोगेंट है। ये बोलते हुए इरफान भाई नक्श को घूरने लगे थे। पता नहीं क्यों, लेकिन इरफान भाई को नक्श को जाना पहचाना सा लग रहा था, लेकिन वो ठीक से याद नहीं कर पा रही थी कि उन्होंने नक्श को पहले कहाँ देखा है। आपके जैसे छोटे इंसान के सामने अब मैं क्या अरोगेंट भी नहीं हो सकता? नक्श ने कड़क अंदाज में फिर से कहा। उसके चेहरे पर ना तो कोई डर था ना ही कोई शिकन। ऐसा लग रहा था जैसे नक्श के शरीर में कोई भूत सा आ गया था। नक्श की बात सुनकर जाफरी खानदान के पूरे लोग पूरी तरह से शौक थे। उन्हें लग रहा था कि नक्श खुद ही अपनी मौत को इनवाइट कर रहा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा लोगों के मन में ये सवाल था कि नक्श में अचानक से इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई जो इरफान भाई से भी भिड़ने को तैयार खड़ा था। तो आप ही बताइए, नक्श में अचानक से इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी? उसे डर क्यों नहीं लग रहा था? क्या नक्श के पास कोई अच्छा बैकअप था? क्या इरफान भाई नक्श पर हमला करेंगे या फिर उन्हें याद आ जाएगी कि उन्होंने नक्श को कहाँ देखा था? आखिर नक्श और इरफान भाई के बीच की कहानी क्या है? अनिका की तरफ से कैसा रिएक्शन आने वाला है? जानने के लिए सुनिए PK एल्ड की इंस्टा एम्पायर।